Hi everyone, my name is Ankita Tomar and welcome to Legal Edge After College. So previously जब मैंने एक सेशन लिया था रिगार्डिंग दी इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, वहीं मुझे कमेंट में एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई टू कवर द लॉ ऑफ सीज एंड एक और पैरेलली मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कई दिनों से जो कि बोल रही थी मुझसे कि मैं डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट को कवर करूं या डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट के ऊपर भी एक छोटा सा लेक्चर ले लूं. सो आज मैं इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके लेकर के आई हूं सो दैट आपको अपने अपकमिंग एग्जाम में हेल्प हो जाए. सो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ सीज, कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से बाइफरकेशन किया हुआ है हमने फिजिकल सी का. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दी व्हाट आर यूएन क्लॉजेस. ठीक है, यूएन क्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी. तो हम उन पूरी सीरीज को डिस्कस करेंगे विच इज बेसिकली द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, उसको भी डिस्कस करेंगे. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दी डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट. हॉट परस्यूट का मतलब क्या होता है और क्या ये डॉक्ट्रिन है और क्या ये किसी कोडिफाइड लॉ के अंदर कंटेन करी हुई है या नहीं करी हुई है. चलिए, सो हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लॉ ऑफ सीज के साथ में. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड अ फ्रेज कॉल्ड मेयर लिबरम. मेयर लिबरम का मतलब होता है दैट सी इज फ्री. ठीक है, सी इज फ्री एंड दिस वाज गिवन बाय ह्यूगो ग्रोशियस. ह्यूगो ग्रोशियस जो है एक जूरिस्ट थे, जिन्होंने एक बहुत पुराने जूरिस्ट थे, आप कह सकते हैं जूरिस्ट स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग जो है कहीं पर वहीं उसी के थोड़ा बाद में ही वाज व्हेन द आर्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और द डिसिप्लिन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैड स्टार्टेड, ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स जो बहुत एक्टिवली जूरिस्प्रूडेंस के बारे में चीजें प्रत्यक्ष रूप से रखा करते थे सोसाइटी के अंदर एंड ही वाज अ ह्यूज जूरिस्ट. तो उन्होंने एक व्यू दिया which is called mere liberum, and by this view he said that the sea is free and the sea is under nobody's control, it is under nobody's jurisdiction and it should remain free also. तो वो समंदर के ऊपर किसी के भी कंट्रोल की, किसी की ओनरशिप की, किसी की jurisdiction की बात के अगेंस्ट थे. बट अगेन वी हैड टू गिव द jurisdiction to a certain territory. अब वो क्यों जरूरत थी, क्यों कोडिफिकेशन की जरूरत थी, हमें लॉ ऑफ सी के कोडिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समंदर जो है इट इज नॉट मेयरली वाटर और मेयरली सॉल्टी वाटर, rather it is a lot of resources. There's a lot of flora and fauna underneath the sea. There's sand, there are minerals, there are precious stones, there are fisheries. So there are so many important things that lie within the sea, and in order to own those resources or use those resources we needed certain jurisdiction. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक देश हूं और मैं चाहती हूं कि मुझे कुछ अमाउंट ऑफ इस सी के अंदर मुझे फिशिंग करना है, सो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरी ओनरशिप नहीं है उस सी के ऊपर तो सम अदर स्टेट विल डेफिनेटली ट्राई टू डिफीट माय राइट, है ना. वो स्टेट मुझे पुश करने की कोशिश करेगा पीछे, मैं उसे पुश करने की कोशिश करूंगी पीछे, सो इट विल टर्न इनटू अ वॉर. सो वो नौबत ही ना आए, इसीलिए हमें जरूरत थी कि हम लॉ ऑफ सी जैसी किसी चीज को फॉर्मुलेट कर लें सो दैट सबको पता चल जाए कि उनकी क्या टेरिटरी है, उनको कितना टेरिटरी में जाना है, कितना टेरिटरी में उनको नहीं जाना है. सो दिस वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड द मेजर रिक्वायरमेंट वाज in order to utilize the resources within the sea. Then there is principle on which the law of sea is based. Because Hugo Grotius इसके अगेंस्ट थे, but still we formulated the law of sea. So law of sea जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? It is based on the fundamental principle that land dominates the sea. ठीक है, जो जमीन है वो लैंड को क्या करेगी, वो सी को क्या करेगी, हमेशा डोमिनेट करेगी. यानी कि अगर लैंड और सी में से आप पूछेंगे तो लैंड जो है वो ज्यादा तगड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक तगड़ा फॉर्म है जो कि दूसरे फॉर्म को ओन कर सकता है, यानी कि सी को ओन कर सकता है. इसीलिए हमने एक समंदर के ऊपर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिफाइन करते हुए क्या कर दिया है, लैंड ऑफ सी, सॉरी लॉ ऑफ सी को फॉर्मुलेट कर दिया है. Now let us see how the sea is bifurcated. So 19th century में people started realizing that there is a need to basically formulate law of seas. So in order to formulate the law of seas, they initially decided to bifurcate the sea into certain parts. ठीक है, so पहला पार्ट जो है वो कहलाया जाता है टेरिटोरियल सी. अब जब हम कहते हैं टेरिटोरियल सी तो टेरिटोरियल सी का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द सी विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, वो अगर हम प्रेजेंट डे बात करें तो ये है 12 नॉटिकल माइल्स. ठीक है,
प्रेजेंट डे जो हम कहते हैं ना कि इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। सो ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है हमें यूएन क्लॉज ने बताया है, कौन से यूएन क्लॉज ने बताया वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। बट अगर टेरिटोरियल सी की बात करें तो वो हिस्सा समंदर का जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है ना, और कौन सी कंट्री को बिलोंग करेगा, कोस्टल कंट्री को बिलोंग करेगा। द कंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज लैंडलॉक, द अदर वन इज a coastal country. A landlocked country is one which is surrounded by the land only from all the directions, है ना। यानी कि अगर ये एक कंट्री है तो इसके चारों साइड्स पर क्या है, लैंड पीसेज ही है ना, समंदर नहीं है, वाटर नहीं है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट अ कोस्टल कंट्री, इट मीन्स ईदर ऑफ इट्स बाउंड्री इज शेयर्ड विद द सी, ठीक है, तो हम उसको कोस्टल कंट्री कहते हैं। तो विद रिगार्ड्स टू कोस्टल कंट्री, द टेरिटोरियल सी एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एज डिफाइंड बाय द यूएन क्लॉज. Now, this territorial sea completely and totally and unconditionally belongs to the country to which it is attached. ठीक है, जिस भी कंट्री के साथ में आप बॉर्डर शेयर कर रहे हैं या आप अपना सी शोर शेयर कर रहे हैं, उस कंट्री के लिए आपका उस कंट्री के पास आपका जुरिस्डिक्शन होगा 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना। उतना हिस्सा हम टेरिटोरियल सी की तरह को नोट करते हैं। दूसरा है आपका कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन जो है समंदर का वो हिस्सा है जो इस 12 नॉटिकल माइल प्लस अनदर 12 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द कंटेजियस जोन, इट इज 12 नॉटिकल माइल्स प्लस 12 नॉटिकल माइल्स, या आप सीधे कह सकते हो कि इट इज 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ अ कंट्री, है ना। बेस लाइन क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये भी मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। लेट मी सी विच पेन इज मोर विजिबल ऑन द बोर्ड. Okay, let me just extend its thickness. हाँ, अब क्वेश्चन आता है हाई सी क्या होता है ना। इसको कंटीजियस जोन और कंटीजियस सी दोनों कहा जाता है। सो हाई सी इज दैट पार्ट ऑफ द ओशन और दैट पार्ट ऑफ द सी विच इज अंडर नोबडीज ज्यूरिसडिक्शन, और वो इन कैटेगराइजेशंस में भी नहीं आता, ना वो टेरिटोरियल सी है, ना वो इंटरनल वाटर है, ना वो कंटीजियस जोन है, ना ही वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, डब्ल्यूईजेड जिसे हम कहते हैं। वो क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए वाटर भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल वाटर, एक होता है एक्सटर्नल वाटर। नाउ द इंटरनल वाटर इज the water that runs within the country, है ना। विद इन द जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियां अंदर बह रही हैं देश के, आपके फिजिकल बाउंड्री के अंदर बह रही हैं, उन्हें हम इंटरनल वाटर्स कहते हैं। एक्सटर्नल वाटर्स क्या है, समंदर इज द सी, द इंडियन ओशन, द अरबिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, दे आर बेसिकली द एक्सटर्नल वाटर्स, ठीक है। सो जब हम टेरिटोरियल सी की या लॉ ऑफ सीज की बात करते हैं, ये उस पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है for the purpose of connoting the boundaries of a particular country or jurisdiction of a particular country in order to with regards to its external water, ठीक है। सो एक हाई सीज क्या है, हाई सी समंदर का वो हिस्सा है जो किसी के भी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अब एक बार इस मैप के ऊपर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया हुआ है या किस तरीके से हम बेस लाइन कैलकुलेट करते हैं। नाउ बेसलाइन जो है, जैसे कि हमको पता ही है ना, इतना स्मूथ जितना मैंने यहाँ बनाया उतना स्मूथ तो नहीं होगा फिजिकली। अगर कोई सी शोर देखेंगे तो इतना पोर्शन जो है यहाँ हम देखें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऑल दिस पार्ट, ठीक है, ऑल दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज अलाइंड विद द वाटर, है ना। यहाँ सब में क्या है, पानी है। अब अगर यहाँ पर ये सी है इतना हिस्सा, तो हमारा जुरिस्डिक्शन कहां तक है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। कहां तक इंडिया की खुद की टेरिटरी एक्सटेंड करेगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। अब क्योंकि इन पोर्शंस में सी है, सी इज अ वायलेंट लैंडस्केप। क्या होता है वहां पर, जब वेव्स आती हैं तो द लैंड है ना, जो जमीन है वो कट जाती है थोड़ी थोड़ी सी, ऐसा एकदम प्लेन स्ट्रक्चर नहीं रह जाता है, वो थोड़ा सा दरारें जैसी पड़ जाती है उसमें, ठीक है। सो अगर हमको कैलकुलेट करना है कि बेस लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाए, सो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो हम एक फाइन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ेंगे 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। कितने नॉटिकल माइल्स हम कैलकुलेट करेंगे, 12 नॉटिकल माइल्स। सो फ्रॉम दिस बेस लाइन ये 12 नॉटिकल माइल्स हैं, ठीक है। देन फ्रॉम द सेम बेस लाइन, इसी बेस लाइन से हम 12 नॉटिकल माइल्स कैलकुलेट करेंगे और फिर इसी बेस लाइन से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर सब चीजें लिख देती हूँ, फिर अपन एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ आप लोगों को। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज 12 नॉटिकल माइल्स, है ना, एंड देन दिस इज 24 nautical miles. Then
comes the third portion, which is the 200 nautical miles. ठीक है, अब देखिए, जब अगर मैं आपको क्लैरिटी के साथ अगर समझाने के लिए जाऊं, तो ये जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है ना, जो येलो लाइन से मैच्ड है, ठीक है, द येलो कलर्ड 12 नॉटिकल माइल्स आर बेसिकली द टेरिटोरियल वाटर. ठीक है, ये जो आपका येलो लाइन है, दिस इज द टेरिटोरियल सी और द टेरिटोरियल वाटर. इसके बाद में ये जो ऑरेंज बाइफर्केशन है, जो ऑरेंज सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज योर कंटेजियस सी या कंटेजियस जोन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में ये थर्ड ग्रीन लाइन जो 1200 नॉटिकल माइल्स तक जाती है. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा. 200 नॉट हमें बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जाना है सी के अंदर, है ना, और उसको मार्क कर देना है. वंस वी मार्क द लिमिट ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स, हमें क्या करना है, ये वाला जो 12 नॉटिकल माइल्स है ना, ये टेरिटोरियल सी जो है, उसको उसमें से माइनस कर देना है. ठीक है, सो 200 नॉटिकल माइल्स हम बेस लाइन से गिनेंगे, उसी बेस लाइन से जहां से हमने अपना टेरिटोरियल सी है, जहां से हमने अपना कंटीजियस सी जोन सी या कंटीजियस जोन कैलकुलेट किया है, वहीं से हम 200 नॉटिकल माइल तक कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन जब बात आएगी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैलकुलेट करने की, तो हम कहां से शुरू करेंगे, इधर से 200 नॉटिकल माइल गिना, फिर इतना पूरा टेरिटरी को इग्नोर कर दो. ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट मच ऑफ इट. क्या उठाओ, सिर्फ आपका ये पोर्शन, इस 12 नॉटिकल माइल से लेकर के ये पोर्शन, ये जो 200 नॉटिकल माइल्स एंड हो रहा है ना, दिस विल बी कॉल्ड EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है, दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो 200 नॉटिकल माइल्स माइनस 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल्स टू द इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है, ये ट्रेड वगैरह के पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कितना तक है, कहां तक एक्सटेंड करता है आपका, और कैलकुलेशन किस तरीके से होता है. तो कैलकुलेशन जो है, जहां टेरिटोरियल सी एंड हो रहा है ना, इट इज एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल सी, इट इज बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल सी, यानी कि टेरिटोरियल सी खत्म होने के बाद तुरंत टेरिटोरियल सी से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है आपका क्या, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो आफ्टर द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो फॉल करता है. सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ही आपका कंटेजियस जोन भी आ जाता है. आई गेस दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर. फिर अब बात करते हैं हम कि अब इस सी को तो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, हमने इसकी विड्थ तो बता दी, लेकिन अब इसकी ब्रेथ हमने जो बताई है वो क्यों बताई है, क्या पर्पज है इसके पीछे. सो सी, इफ वी टॉक अबाउट द सी, अगर हमारा ये जो पूरा एरिया है ना, जिसको हम अपना 12 नॉटिकल माइल्स अगर हम बोलें, सो इफ दिस इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ अ कंट्री, देन ऑल दिस द सी बेड अंडरनीथ, ठीक है, यहाँ जितनी रेत है, यहाँ जितना अगर ऑयल के कोई ओर्स पाए जाते हैं, अगर यहाँ पर आपके कोई जेमस्टोन्स पाए जाते हैं, अगर आपके यहाँ पर कोई फ्लोरा फोना कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर क्वालिटी का कुछ पाया जाता है, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू इंडिया. ठीक है, एवरीथिंग विल बी इंडियाज. दिस वाटर, ये जो वाटर सरफेस है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा पानी भी हमारा है. हम इस पानी में फिशिंग करना चाहे हम कर सकते हैं, हम इस पानी में सेल करना चाहे हम कर सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत है, उन कंट्रीज की, उन स्टेट्यूटरी बॉडीज की जरूरत है, उन परमिशन की, परमिट्स की, जो विद इन द इंडिया कंट्रोल कर रही है. ठीक है, बट हमें बाहर किसी और देश से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडियन सोवरेनिटी में फॉल करता है. ठीक है, ये पूरी टेरिटरी, ये पूरे 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, भारत की सोवरेनिटी का हिस्सा है, भारत का सोवरेन कंट्रोल है इनके ऊपर. सो ये पूरा पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक, इस पानी के नीचे फॉल करने वाला आपका सीबेड, और इस पानी के ऊपर आने वाला आपका सारा का सारा स्काई, everything is under India's control, everything falls under the sovereign territory of India. ठीक है, इसीलिए हमें टेरिटोरियल सी डिफाइन करना बहुत जरूरी है. सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट नॉट ओनली द 12 nautical miles of the sea, the 12 nautical miles of the seabed and the 12 nautical miles above the seabed are also yours. यानी कि एक कंट्री के ही होंगे, उसी कंट्री के होंगे. अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई ये रहा आपका इंडिया, है ना, और ये रहा आपका श्रीलंका. अब 12 नॉटिकल माइल्स अगर हम जोड़ें, अगर मान लीजिए कोई भी एक कंट्री मान लीजिए, ठीक है, इंडिया श्रीलंका मत मानिए, बट एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि बहुत क्लोज दोनों सिचुएटेड है एक दूसरे से. सो अगर
किसी दो कंट्रीज का जो 12 नॉटिकल माइल है वो एक दूसरे को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रॉस कर रहा है, ठीक है। नाउ द स्पेस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम एकदम फॉर एग्जाम्पल ही ले रहे हैं सिचुएशन को कि ये दो कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, दिस इज 20 नॉटिकल माइल्स, विच मीन्स इसका 12 नॉटिकल माइल दूसरे के सी को, ए का 12 नॉटिकल माइल्स बी के 12 नॉटिकल माइल्स को एनक्रोच कर रहा है, और बी का 12 नॉटिकल माइल्स ए के 12 नॉटिकल माइल्स को एनक्रोच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, कैसे डिफाइन करेंगे टेरिटोरियल वाटर? बहुत सिंपल सी चीज है, मिड पॉइंट उठा लो यहाँ का, है ना, दिस मिड पॉइंट विल डिफाइन योर टेरिटोरियल वाटर। तो उस सिचुएशन में 10 नॉटिकल माइल आपका क्या हो जाएगा, आपका टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा। आई गेस, आई होप दिस इज क्लियर। एंड विद रिगार्ड्स टू द इंटरनल वाटर, यहाँ जो भी नदी बह रही है, ठीक है, अगर यहाँ कोई नदी बह रही है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर क्यों? क्योंकि ये आपके जो लैंड है उसके अंदर फॉल कर रही है, भारत के नक्शे के अंदर ये आपका जो वाटर है वो फॉल कर रहा है। अब बात करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ सी की। सो अगर कोडिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले 1930 के अंदर हुआ एक हेग कॉन्फ्रेंस, हेग कोडिफिकेशन कॉन्फ्रेंस, विच मिजरेबली फेल्ड। बाय देन दे हैड रियलाइज्ड दैट देयर इज अ नीड टू कोडिफाई द लॉ ऑफ सी, है ना। हमें ये बात तो समझ आ गई थी कि हमें लॉ ऑफ सी को कोडिफाई करने की जरूरत है, बट इट वाज नॉट दैट इजी, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जिसपे लोग अग्री नहीं कर रहे थे। फिर आपका आया यूएन क्लॉज 1958, ठीक है। अब ये जो यूएन क्लॉज 1958 था, इसने सी को 4 जोन्स में बांटा। पहला था टेरिटोरियल सी, दूसरा था मतलब 4 कन्वेंशन थे यहाँ पर, सी तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, 4 कन्वेंशन यहाँ पर आए। उसके बाद था एक आपका हाई सी। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी हो गया। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो भी पड़ता है ना, एवरीथिंग इज हाई सी, ठीक है। एवरीथिंग बियॉन्ड the exclusive economic zone is called the high sea. So the portion of the sea water which is neither the internal water nor the territorial sea is called the high sea. ठीक है, जो ना ही आपका टेरिटोरियल वाटर है, ना ही आपका इंटरनल वाटर है, ना ही आपका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो क्या हो जाएगा, वो हाई सी हो जाएगा, है ना। और बेसिकली क्या है, हाई सी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। नाउ तो 3 चीजें डिफाइन करी। जो फोर्थ जो आपका फर्स्ट यूएन क्लॉज आया है ना, इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म है यूएन क्लॉज का, ठीक है। नाउ 4 यूएन क्लॉज हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ वन, एंड दिस इज द फाइनल वन जिसको हम आज फॉलो करते हैं। जो 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स फॉर ईईजेड, ये सब डिफाइन किया गया है। ये इसने डिफाइन किया है कहां पर, अपने आर्टिकल 3 के अंदर इसने ये सारी टेरिटरीज जो है डिफाइन करी है। अब बात करते हैं हम पहले यूएन क्लॉज की। तो फर्स्ट यूएन क्लॉज जो है, जो 1958 में आया, इसने 4 कन्वेंशन जो है वहां पर क्रिएट किए। पहला था रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग द ब्रेथ ऑफ द territorial sea, breadth of the contiguous zone, breadth of the high seas, and जो लास्ट चीज थी वो था फिशरीज एंड रिसोर्सेज, है ना। बाय देन वी न्यू दैट द रिसोर्सेज अंडर द सी और विद इन द सी आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इन्होंने ये भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। लेकिन ये फेल हो गए, क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री ने अग्री नहीं किया, और ना सर्टेन लिमिट, जो लैंड जितना लिमिट लेना है पानी का, या जितने को अपना टेरिटोरियल सी कंसिडर करना है, उस लिमिट के ऊपर कोई भी देश जो है सेम नंबर के ऊपर अग्री नहीं कर रहे थे। सो सेम थिंग हैपेंड इन 1960s कन्वेंशन ऑल्सो, एंड अगेन इन यूएन क्लॉज 1973 वी फेल्ड, है ना, टू डिफाइन द बाउंड्रीज। हम जो ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी है वो डिफाइन करने में फेल होगा, और ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी डिफाइन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही आपका कंट्रोल बता रहा है समंदर के ऊपर, वही आपका सोवरेन कंट्रोल बताएगा। नाउ इन देयर वाज द 11th सेशन, एक 11th सेशन चल रहा था आपके यूएन क्लॉज 1973 का, या थर्ड यूएन क्लॉज का, जिसके अंदर एक कन्वेंशन को अडॉप्ट करने की बात की गई, एंड 130 नेशन साइन टू दिस कन्वेंशन, एंड दिस कन्वेंशन वाज देयर आफ्टर कॉल्ड द यूएन कन्वेंशन ऑफ 1982। जमाइका में ये साइन किया गया था ऑन 10th of April 1982, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे लॉ ऑफ सी को कॉन्क्रीट फॉर्म में लाने के लिए। तो आज हम जो भी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर
सी एंड विद रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ सीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो सब कुछ यूएन क्लॉज 1982 ने डिफाइन किया है। ठीक है, सो आई होप इसी के साथ में आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट इज लॉ ऑफ सी एंड किस तरीके से ये क्रिएट हुआ है, किस तरीके से इसका कोडिफिकेशन हुआ है, क्या क्या यूएन क्लॉज थे, फाइनल यूएन क्लॉज कौन सा है जिसको हम मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं the second topic of today's discussion, that is the doctrine of hot pursuit। अब hot pursuit क्या होता है? pursuit तो हम समझते हैं क्या है ना? pursuit मतलब किसी के पीछे जाना, किसी चीज को pursue करना, है ना? Now it was first enshrined in Article 23 of the 1958 Geneva Convention, जो यहीं पे हमने फर्स्ट यूएन क्लॉज कन्वेंशन की बात करी थी ना, वहीं पर इसको 1958 के आर्टिकल 23 के अंदर कंस्टिट्यूट किया हुआ था। लेटर ऑन जब 1982 वाला यूएन क्लॉज आया, जो फाइनल यूएन क्लॉज है, उसके आर्टिकल 111 के अंदर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट के बारे में बात किया, इसको वहां पर एनश्राइन किया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट है क्या? So if we talk in a layman's language, if somebody has committed an offense in the territorial sea of a country, that country earns a right of pursuing the offender। ठीक है, pursuing the offender मतलब offender का पीछा करने का अधिकार आ जाता है उस देश के पास में, उस टेरिटरी के पास में जिसके टेरिटोरियल सी में किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर शिप जो है किसी कंट्री की, वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में आकर के अगर कोई ऑफेंस कमिट करती है, कोई भी इलीगल हरकत करती है, स्मगलिंग करती है, तो द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन नेवी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैव द राइट टू परस्यू दैट शिप इनटू द हाई सीज। ठीक है, या बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सीज। हाई सी नहीं बोलोगे कि तुरंत टेरिटोरियल सी के बाद हाई सी नहीं आता है। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट इंडियन नेवी के पास में राइट आ जाएगा, या जो भी अथॉरिटीज है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज क्रिएट करी गई है, उनके पास क्या राइट आ जाता है कि वो इस ऑफेंडर को आपकी टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड भी क्या कर ले, परस्यू कर ले। इनिशियली क्या होता था, मेजरली इट वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द पायरेसी। पायरेसी बहुत होती थी, पायरेट्स बहुत थे, कोई भी ऑफेंस कमिट करते थे, स्मगलिंग करते थे और फिर जाकर के आपके टेरिटोरियल सी से बाहर भाग जाते थे। तो अब उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स थी, है ना? तो क्या किया गया, हमने एक डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट को रिकॉग्नाइज किया, जहां पर वी अलाउड द कंट्री हु सोवरेनिटी वाज ऑफेंडेड टू परस्यू दैट ऑफेंडर बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सी, कि आप अपने टेरिटोरियल सी से बाहर निकल के भी इस ऑफेंडर को परस्यू कर सकते हैं और आप उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, एंड सच एन अरेस्ट विल बी लीगल। ठीक है, सो क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट इफ अ फॉरेन वेसल एंगेजेस इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी विद इन द स्टेट्स टेरिटोरियल वाटर, द परस्यूट ऑफ दैट वेसल विल बिगिन इमीडिएटली। है ना, हॉट परस्यूट क्यों है? क्योंकि इट विल बिगिन इमीडिएटली व्हेन द मैटर इज हॉट। ठीक है, उसी टाइम, एंड मे कंटिन्यू ऑन द हाई सीज। तो कहां तक जाएगा? टेरिटोरियल सी से आप स्टार्ट, टेरिटोरियल सी के बियॉन्ड तो आप जाओगे, आप हाई सीज तक जा सकते हो, वहां तक जा सकते हो जहां तक किसी का किसी की कोई टेरिटरी डिफाइंड नहीं है ना, किसी का अधिकार नहीं है जिस समंदर के ऊपर, आप वहां तक भी जाकर के उस इंसान को परस्यू कर सकते हो, उस ऑफेंडर को परस्यू कर सकते हो। एंड इट विल बी लेजिटिमेट इफ एन अरेस्ट इज मेड। तो अगर कोई अरेस्ट किया जाता है ऑन during that pursuit, it will be considered to be legitimate and legal. It is an immediate or recent pursuit of a criminal suspect by those posing as law enforcement officer। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आपके देश का डिफेंस नेवी हो, चाहे कोई और एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाई हुई, उनके पास में ये राइट दिया गया है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट बाय द आर्टिकल 111 ऑफ यूएन क्लॉज। अब इसके अंदर एक चीज और है कि क्योंकि समंदर जो है, हो सकता है कि एक कंट्री जो है इनोसेंट पैसेज यूज करी हो। इनोसेंट पैसेज क्या है? इट्स अ राइट ऑफ वे। जैसे हम ईजमेंट्री राइट होता है लैंड के ऊपर, वैसे ही आपका एक ईजमेंट्री राइट आपके सी में भी डिफाइंड है। तो वो ईजमेंट्री राइट कैसे, उसको क्या कहा गया वहां पे? उसको कहा गया इनोसेंट पैसेज, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। सो एवरी कंट्री, एवरीबडी हैज अ राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, है ना? और वो इनोसेंट पैसेज अगर किसी और के टेरिटोरियल वाटर में भी हो रहा है तो इट विल बी अलाउड प्रोवाइडेड इट इज इनोसेंट। है ना, क्या दिया गया? इनोसेंट पैसेज, वर्ड ही वहां पर ऐड कर देगा कि इनोसेंट पैसेज होना चाहिए, विच मीन्स आपका इंटेंशन है, या जो भी शिप पास कर रहा है वहां से, जो भी वॉरशिप है, कोई भी आर्टिकल जो है अगर वो पास कर रहा है किसी के टेरिटोरियल वाटर से, सो इट शुड हैव एन इनोसेंट इंटेंशन। कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कोई मैलिस नहीं होना चाहिए आपके उस मूवमेंट में। अगर कोई मैलिस नहीं है, कोई
मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, तो हम उसको इनोसेंट पैसेज मान लेंगे, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज देते हुए आपको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। बट अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ इलीगल करने आए हैं या आप हमारी सोवरेनिटी को ब्रीच करने आए हैं, देन हॉट परस्यूट कैन बी डन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर यू टू नो अबाउट हॉट परस्यूट। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल होगा और आप लोगों को काम आएगा। You guys can suggest us more such topics and we'll definitely come up with more such videos. Bye guys, make your day great.